नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी जी। सुरेश जोशी जी भाजपा की और बेबाकी से सरकार की बात रखते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। जैसा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने भाषणों में वो लगातार एक बात कहते हैं डेमोग्राफी चेंज की। तो सर, ये जो डेमोग्राफी चेंज की वो बात करते हैं, तो डेमोग्राफी क्या है और वो उससे क्या कहना चाहते हैं? डेमोग्राफी चेंज होने की जो बात वो कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, आप लोगों ने देखा होगा विगत 2-3 वर्षों के अंदर किस तरह से प्रदेश के अंदर अवैध मजारें जो सैकड़ों की संख्या में थी और उसके साथ साथ बिना सरकार की परमिशन के कई मदरसे चल रहे थे और कई लोग प्रदेश के अंदर ऐसे भी थे कि जो यहाँ के न तो मूल निवासी हैं, न यहाँ के रहने वाले हैं और न वो मतलब अपने को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि हम यहाँ के हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो प्रदेश की एक मैं कह सकता हूँ कि आबोहवा है और जो प्रदेश के अंदर का सिस्टम है वो बिगड़ने की स्थिति लग रही थी। तो उसी पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई से प्रदेश के अंदर कोई भी असंवैधानिक तरीके से किसी भी काम को करता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और कार्रवाइयाँ की भी गई हैं। तो अब इससे कम से कम देखो ये चीजें बहुत हद तक रुक भी रही हैं और आने वाले टाइम पे इसको हमने रोकना भी है। रोकना इसलिए है कि जो लोग इस तरह से आते हैं उनका प्रदेश के प्रति, जिले के प्रति, गांव के प्रति कोई अपनापन नहीं होता है। तो वो एक तो समाज में विद्वेषता की भावना पैदा करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि जो सामाजिक ताना बाना है उसको डिस्टर्ब करने की बात करते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो डेमोग्राफी चेंज का एक आउटपुट प्रदेश में मिल रहा था उसको ठीक करने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं और ये प्रयास आगे भी जारी रहे। सर, जैसे कि कांग्रेस विपक्ष उसको कुछ अलग रूप में देखती है। उनका कहना है कि यहाँ अल्पसंख्यक कम है, इस वजह से ये मुद्दा उठता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक मोहम्मद दीपक कुमार का मामला काफी उछला था उसमें, लेकिन दीपक कुमार और उसके साथी पर तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन जो प्रत्यक्ष वीडियो में दिख रहे थे, जो बजरंग दल के तथाकथित कार्यकर्ता बताए जा रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसको लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा था। देखिए, पहली बात ये है ना, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, अगर आजादी के इन 75-76 सालों को देखेंगे, कांग्रेस में जिस दिन कांग्रेस पैदा हुई है उस दिन से लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और कांग्रेस हमेशा जब भी सत्ता में रही है उसने हमेशा बहुसंख्यक समाज या जो जिस प्रदेश के अंदर जिन लोगों का अपना सिस्टम है उस सिस्टम की उसने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उसको वोट चाहिए। वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है। आज आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई, इतने बड़े बड़े और विषय हुए, कभी राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोटद्वार के विषय को लेकर के तुरंत ट्वीट कर दिया। क्यों? कि भाई इससे पार्टी की नीति, पार्टी की नीयत, पार्टी का सिस्टम और पार्टी क्या करना चाहती है वो साफ संकेत दिखते हैं। तो जहां तक देखिए सरकार का प्रश्न है, सरकार हमेशा जो है न्याय की बात करती है, सरकार हमेशा संविधान की बात करती है, सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करती है और यही बीजेपी भी करती है। तो हमारा ये मानना है कि जो कोटद्वार वाला विषय है उसमें जो भी दोषी होगा, भाई जिस तरह से वहां पर को दीपक जी ने बयान दिए या जो बातें की, तो उनकी अगर प्राथमिकी दर्ज हुई है, अगर और भी कोई दोषी होगा, क्योंकि उसमें तो जांच हो रही है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये नहीं कह सकते हम कि भाई उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर नहीं हुई है। मतलब निष्पक्ष रूप से सरकार काम करेगी और निष्पक्ष रूप से सरकार काम करते आ रही है। सर, एक यूजीसी वाला मुद्दा चल रहा था, केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी को लागू किया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो इससे जो कहा जाता है कि भाजपा का जो वोट बैंक ब्राह्मण और क्षत्रिय था वो भाजपा से कट रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेके तमाम सोशल मीडिया में बातें भी उठी। तो इसको किस रूप में देखते हैं सर? यूजीसी आपकी नजर में देखिए, अभी तो ऐसा है ना, वो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के उसमें है और उन्होंने उस पर स्टे दिया है। फिर कोई भी इस तरह के प्रकरण जब न्यायालय के अधीन होते हैं, न्यायालय इस पर बात कर रही होती है, तो उसमें कम से कम हम लोगों को उससे बचना भी चाहिए और हमको न्यायालय का सम्मान भी करना चाहिए।
अभी मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय न्यायालय की देखरेख में वो पूरा विषय है, इसलिए जो भी उसका फैसले आएंगे या जो भी आएंगे, मुझे लगता है कि वो अच्छे फैसले आएंगे और वो जनहित के होंगे, ऐसा मुझे यकीन और विश्वास है। सर, जैसा कि पार्टी संगठन आपका जिला स्तर पर पूर्ण रूप से गठित हो चुका है, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी बन चुकी है, अब 2027 भी निकट है, तो क्या चुनाव जो है इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के चेहरे पे लड़ा जाएगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, या किस उसमें आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी तो जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न ही ऐसा है कि वे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, देश के हमारे सबसे प्रिय नेता मोदी जी हैं, तो मोदी और धामी तो अभी नेता हैं। अब 27 का जब चुनाव होगा तो 27 में देखा जाएगा। अभी तो दो ही हमारे शीर्ष नेता हैं, तो देश में धामी जी, देश में मोदी जी। तो सर, धामी जी के लेके तमाम वो उठते हैं कि कभी डीडीहाट से लड़ेंगे, कभी खटीमा से लड़ेंगे, कभी चंपावत से लड़ेंगे, तो कुछ अभी स्पष्ट हो पाया है कि वो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, ये तो विषय जो है शुद्ध रूप से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, तो किस कार्यकर्ता को कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, और इसका भी समय भी बहुत ज्यादा है। सर, आप भी काफी लंबे समय से पार्टी में हैं, लेकिन कभी आपने इस तरीके से कोई दावेदारी नहीं करी, तो क्या इस आने वाले चुनाव में आपकी भी कहीं से कोई दावेदारी रहेगी? मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है और मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अगर कोई मेरी दावेदारी प्रस्तुत भी करता है या कोई मेरे से चुनाव लड़ने के लिए भी कहता है, तो भी मेरी तरफ से बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि संकल्पित होकर के ना है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। देख सकते हैं कि मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी जी ने बेबाकी से सरकार की और भाजपा की बात यहाँ पर रखी है, और उन्होंने जितने भी सवाल थे उनका बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया है। चंपावत से गिरीश सिंह।